तो कैमला हैरिस क्योंकि पहली इंडियन अमेरिकन होने की वजह से एक बड़ी नई चीज आ रही है। आप क्या समझते हैं? इस वक्त सुना है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें इंडियंस बहुत ज्यादा है, इसकी क्या वजह है और आप इसको कैसे देख रहे हैं? मैं चीमा साहब सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरी ऑलमोस्ट इस पे बहुत रिसर्च है। ओरिजिनली आई एम अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सिंस लॉन्ग टाइम, और उसमें मैं और दूसरा मेरा सब्जेक्ट मैटर है, मैं आई एम अ लॉयर बाय एजुकेशन। मेरा इसमें इस वक्त, बल्कि आज से नहीं, मैं पिछले 10 साल से, बल्कि इंडिया अमेरिकन रिलेशनशिप जो है उसकी बुनियाद क्लिंटन पीरियड में आई थी। उसके बाद झुकाव मुसलसल अमेरिका का इंडिया की तरफ जाता नजर आया। ओबामा साहब ने उसको मजीद तकवीयत बख्शी। उसके बाद अब की मैं सूरत हाल आपको बताना चाहता हूं। ना सिर्फ डेमोक्रेट पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी में भी उनका मुसलसल इन्फ्लुएंस। दो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रिपब्लिकन पार्टी ने पैदा किए, दोनों इंडियन डिसेंट के, एशियन में से, एक बॉबी जिंदल और निक्की हेली। उसके बाद डेमोक्रेट पार्टी की साइड पे आए 5 सिटिंग कांग्रेसमैन इस वक्त इंडियन डिसेंट के, 5। उसके बाद यह है कि इस वक्त जो अपॉइंटमेंट्स हैं तकरीबन 20 के लगभग पॉलिसी रिलेटेड जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो इंडियन डिसेंट से, इस प्रेसिडेंशियल बाइडेन कैंपेन में, वर्सेस 2 पाकिस्तानी। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि वो जो की उनकी अपॉइंटमेंट्स हैं, एक नीरा टंडन है जो $4 ट्रिलियन की इंचार्ज होंगी, वो बजट एडवाइजर हैं। उसके बाद सर्जन जनरल है उनके मिस्टर मूर्ति, विवेक मूर्ति। उसके बाद आप देखें तो लाइन है, एक लाइन इस तरीके से है कि व्हाइट हाउस प्रेसिडेंट के जो स्पीच राइटर होंगे वो भी इंडियन डिसेंट के, जो उनके वहां पे व्हाइट हाउस के मीडिया के इंचार्ज होंगे पॉलिसी के वो भी इंडियन, व्हाइट हाउस के जो सोशल मीडिया और ऑनलाइन चीजें इंटरनेट के इंचार्ज वो भी इंडियन होंगे। और 20 के करीब आप सोचें कि उनका क्या इन्फ्लुएंस होगा। और उसमें कैमला हैरिस तो शी इज ऑन टॉप ऑफ इट, एंड शी हैज हर मदर एंड फैमिली बीइंग फ्रॉम इंडिया। और दूसरा उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इट विल गो फर्दर अप। मैंने इसके बारे में रिसेंटली कई आर्टिकल पढ़े कि इस वक्त न्यूयॉर्क पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स में क्या क्या लिखा जा रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट में क्या क्या लिखा जा रहा है। एक तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में हो क्या रहा है। वॉशिंगटन डीसी में सब वो लोग वापस आ चुके हैं जो ओबामा पीरियड में एडवाइजर थे। इस वक्त इनडायरेक्टली गवर्नमेंट इज रन बाय ओबामा। जो बाइडेन है, एक तो वो एज के इस हिस्से पे पहुंच चुके हैं, और दूसरा उनकी जो हेल्थ है उस लिहाज से आपने देखा होगा जब वो बोलते हैं उनके भी क्या उस वक्त सूरत हाल होती। तो इन वजूहात पे इस वक्त, बल्कि कैमला हैरिस के बारे में यहां पे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि शी इज अ कमांडर इन चीफ। तो इस वक्त 2 लोग जो है वो मिलकर गवर्नमेंट चला रहे हैं, एक तो ओबामा साहब और उनके साथ उनकी सपोर्ट होगी कैमला हैरिस की। अब ओबामा पीरियड में जो रिलेशनशिप थे, एक सबसे बड़ी जो ओबामा पीरियड में, थोड़ा सा आपको वापस लेके जाना चाहूंगा, ओबामा साहब की फॉरेन पॉलिसी बहुत कमजोर थी, उनकी कोई ग्रिप नहीं थी फॉरेन पॉलिसी पे। उसकी मैं मिसाल दूंगा आपको, चाइना, साउथ चाइना सी में चले गए, आपके सी पैक बनना शुरू हो गया, रशिया क्रीमिया और यूक्रेन में गया, और सीरिया में रशियन फौजी भी चले गए, ईरान भी खुल खुला के सीरिया में चला गया। और ओबामा साहब जो थे वो मुसलसल रेड लाइन ड्रा करते रहे। अब उसकी मैं एक छोटी सी मिसाल आपको छोटा सा बताऊंगा, स्टार्ट हो चुका है। चाइना ने स्टडी कर लिया है कि फॉरेन पॉलिसी पे अमेरिका की स्ट्रेंथ नहीं है। उन्होंने बर्मा में कू करा दिया क्योंकि उनकी वहां पे $36 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, और उस पर रिटेलिएशन क्या की अमेरिकन ने? कुछ भी नहीं की। बाइडेन साहब ने बिल्कुल एक स्लाइड, एक फिक्रा बोला उसके खिलाफ बर्मा में, लेकिन कैलकुलेशन होती है मुल्कों की कि जो फला प्रेसिडेंट आएगा, क्योंकि इस वक्त जो बाइडेन है वो एक खुली किताब की तरह है। 47 साल का जो एक्सपीरियंस होता है, 47 ईयर्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड होता है, लोग उनसे कैलकुलेट करते हैं, असेस करते हैं, फोरकास्ट करते हैं। तो उसमें फोरकास्ट हो चुका है कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी कमजोर होगी, रशिया दोबारा अपने मसल फ्लेक्स करेगा, चाइना अपने मसल फ्लेक्स करेगा, और इंडिया जो है इसका फायदा उठाएगा। अब होना यह है, मैं इसका थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा आपको, एंथनी बिल्किंस हमारे नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिन्होंने ईरान का जो डील थी ड्रा, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने ड्रा किया था, उस वक्त एडवाइजर थे ओबामा पीरियड में, वो आ चुके हैं।
उसके बाद जो सबसे दूसरी उससे भी बड़ी एक अपॉइंटमेंट है लॉयड ऑस्टिन, फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन जो डिफेंस के उनको पोर्टफोलियो दिया गया। ये वही है जिन्होंने सलाला चेक पोस्ट पे अटैक हुआ था, जिसमें हमारे 26 सोल्जर जो थे उनकी शहादत हुई थी, जिनमें एक कैप्टन और मेजर था। और पाकिस्तान आज तक उनसे माफी की रिक्वेस्ट करता रहा है, लेकिन उन्होंने माफी इस चीज पे नहीं मांगी। दूसरी इसमें जो अपॉइंटमेंट है वो जब पाकिस्तान में रेमंड डेविड केस हुआ था, उस वक्त जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थी उस वक्त, वो भी इस वक्त जो है एवरल हाइन उनका नाम है, वो भी दोबारा एडमिनिस्ट्रेशन में आ चुकी हैं एज अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, CIA डिप्टी डायरेक्टर थी उस वक्त। तो ये सारे लोग वो वापस आ चुके हैं। और उससे एक और मैं आपको जो एक टिप देना चाहूंगा, हुसैन हक्कानी साहब, सुनने में आया है कि उनके काफी अच्छे रिलेशनशिप है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के, या वैसे भी वो हमेशा कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के जो अगेंस्ट एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ वो उनके साथ अपने रिलेशनशिप वो एस्टेब्लिश करते हैं। तो सुना है कि दे आर अगेन उनकी आईज और ईयर्स बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख ही रहेंगे पाकिस्तान किस तरह जाएगा उसके आगे। हाँ, इसमें एक मैं और चीज ये बताना चाहूंगा आपको कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का टोटल फोकस अमेरिका के अंदर है। और दूसरा ये कि जो बाइडेन साहब बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो इलेक्शन जीतेंगे। उन्होंने कुछ अपने कैंपेन में ऐसे ऐसे प्रॉमिसेस कर दिए, मैंडेट में ऐसे ऐसे वादे कर दिए, जिस तरह डिफंडिंग पुलिस के, मैं पुलिस को खत्म कर दूंगा, जिस तरह मैं इमिग्रेशन को खत्म कर दूंगा, ऐसे ऐसे वादे कर दिए थे जो कि मुमकिन नहीं है। तो इंटरनल इश्यूज हैं इस वक्त। उनका टोटल एजेंडा जो है कि वो अमेरिका के अंदर सोशलिज्म को किस तरह इन्फोर्स करना है। अब मैं उसके आपको थोड़े से उसके स्टेप्स बताना चाहूंगा कि रिसेंटली भी क्या हुआ है। पहले 100 डेज में जो उनके प्रॉमिसेस थे उसमें क्या क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने आते ही एक पाइपलाइन जो बन रही थी जिसके साथ बहुत ज्यादा रोजगार वाबस्ता थे, ऑयल इंडिपेंडेंस थी, अमेरिका अपना तेल निकाल रहा था, उन्होंने आते उसको बंद किया। उसका इंपैक्ट होगा, एक तो गैस प्राइसेस ऊपर जाएंगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। उसके बाद उन्होंने कैच एंड रिलीज जो पॉलिसी है बॉर्डर पे, उसको उन्होंने फिर दोबारा इन्फोर्स किया कि पकड़ के छोड़ दिया जाता है। इस वक्त 1000 बंदा डेली बेसिस पे बॉर्डर इलीगली क्रॉस कर रहा है। बाइडेन साहब ने अपने एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए ये हुक्म कर दिया है कि अमेरिकन बॉर्डर को क्रॉस करना इज नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस एनीमोर। दूसरा, उन्होंने परसों एक इमिग्रेशन बिल भी इंट्रोड्यूस करा दिया जिसमें तकरीबन 20 मिलियन लोगों को 8 साल में नेशनलिटी दी जाएगी। अब मैं दूसरा इंपैक्ट अमेरिका का बताना चाहूंगा। कोविड रिलेटेड इकोनॉमी, कोविड ने 1 लाख रेस्टोरेंट बंद कराया अमेरिका में। अनएम्प्लॉयमेंट अभी तक शोर क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट खुद पैसे पंप कर रही है अपनी इकोनॉमी में। इस आर्टिफिशियल बबल इकोनॉमी, इसने बस्ट होना है जाके इस साल के एंड तक। अब उसके बाद एक तो अपनी अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा 20 मिलियन लोगों को लीगलाइज करना, दूसरा 1000 बंदा डेली बेस पे बॉर्डर क्रॉस कर रहा है। आप सोचें कि अमेरिका का फ्यूचर कहां जा रहा है। और उनका टोटल फोकस, जिस तरीके से बराक ओबामा का टोटल फोकस इंटरनल था, सोशलिस्ट एजेंडा एनफोर्स करना अमेरिका में, उस वक्त एलबीजीटी कम्युनिटी, लीगलाइजिंग मरवाना और सोशलिज्म, इंटाइटलमेंट्स, फूड स्टैम्प्स, वेलफेयर प्रोग्राम, इन पे तवज्जो होगी और इनका फायदा चाइना और रशिया उठाएगा। पाकिस्तान पे इंपैक्ट क्या होगा? पाकिस्तान में करप्शन और मजीद बढ़ेगी। अब मैं उसको बताता हूं क्यों। मैं जी बोले, आप बोले। उसका इंपैक्ट ये है कि सबसे पहले तो आप मुसलसल नीचे जा रहा है आपका ग्राफ करप्शन के लिहाज से। आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ग्राफ में 124 से 126 पे चले गए। आप मजीद इसलिए बढ़ेगी क्योंकि चाइना अपना मसल फ्लेक्स करेगा मजीद ज्यादा। जब चाइना के साथ, और आप चाइनीज कैंप में हैं, आपके जब चाइना के प्रोजेक्ट मजीद बढ़ेंगे तो आप पहले भी आपका सारा किकबैक्स और टर्किश किकबैक्स, उस पे आपकी दुबई और लंदन की प्रॉपर्टीज बन रही हैं, ज्यादा फोकस उसी तरफ फिर दोबारा जाएगा। क्योंकि ये दोनों रशिया और चाइना जो है वो उस रीजन में आपके मसल फ्लेक्स करेंगे। इंडिया रिलेशनशिप बैलेंस करता है हमेशा उनकी। मैं एक ये बात इसको दाद दूंगा कि वो टोटल हर चीज अपने कैंप में नहीं डालता। अमेरिका के साथ जो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी रिलेशनशिप बनाए, लेकिन अपने त्यारे राफेल उन्होंने फ्रांस से ले लिए। हम ये इस तरह के आदतें नहीं करते इस तरह की पॉलिसीज। वजह यह है हमारी एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ अपना फायदा सोचती है, वो पाकिस्तान का फायदा नहीं सोचती। जिसकी एक मिसाल ये है कि पाकिस्तान में हर चीज चाइनीज और अपने बच्चे अभी भी लंदन, दुबई और न्यूयॉर्क बैठे हैं। तो ये इस तरह का एक डबल स्टैंडर्ड है पाकिस्तान के लिए, जो अच्छा ट्रेंड नहीं। लेकिन ताहिर साहब, इस हवाले से मैं एक चीज कहूंगा कि ठीक है, हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है
या जो स्टैब्लिशमेंट है इनके, जो जब बच्चे सारे अमेरिका इधर उधर होते हैं। लेकिन उसका देखे ना, चीन तो हमें जो चीजें देता है वो अमेरिका वहां पे तो हार्ड कैश शो करना पड़ता है। देखिए आपने, इंडिया ने फ्रांस से राफेल इसलिए ले लिया, उन्होंने पैसा शो किया। उन्होंने इसराइल से चीजें ले ली, वो रशिया से ले लेते हैं, वो हर जगह ले लेते हैं। लेकिन जो एक तो मैं आपको बात बताऊं, हिलरी क्लिंटन ने माफी मांगी थी सलाला पे। मैं आपको थोड़ा सा इसमें फ्लाइट मुझे पता, मुझे एग्जैक्टली मुझे याद है जिन अल्फाज में उन्होंने माफी मांगी थी, क्योंकि एहतजाज उन्होंने बहुत किया था, और वो माफी 6 महीने उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही थी जैसे आटे में नमक के हिसाब से उन्होंने थोड़ा सा हाँ, वो चीज, वो सॉरी किया था उन्होंने, लेकिन वो जिस तरह चीज होती है वो उस तरह नहीं थी, लेकिन उन्होंने किया था। लेकिन ताहिर साहब, जो एक चीज मैं इंपॉर्टेंट आप समझना चाहता हूं, अगर कैमला जो है, शी इज द कमांडर इन चीफ, ओबामा इज कंट्रोलिंग इट, इंडियंस बहुत ज्यादा व्हाइट हाउस में घुस गए हैं, तो पाकिस्तान तो फिर खत्म समझे वॉशिंगटन में, और व्हाइट हाउस में तो हमारा बिल्कुल पाकिस्तान की कोई अपॉइंटमेंट सिग्निफिकेंस नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी मैं मिसाल आपको याद देता हूं, अभी तक इमरान खान साहब से बात है कि जो बाइडेन साहब ने प्रेसिडेंट बन गए। आपको ये मैं बताना चाहूंगा, जो कि एक डेंजरस एक ट्रेंड है, ये सिग्निफाई करता है द डायरेक्शन ऑफ अमेरिकन रिलेशनशिप। 2 अपॉइंटमेंट्स है पाकिस्तानी डिसेंट्स की यहाँ पे, एक सलमान अहमद साहब हैं जिनको एनवायरमेंटल पॉलिसी में लिया गया, दूसरा अली नहीं जिनको स्टेट डिपार्टमेंट में लिया गया, अली जैदी साहब को क्लाइमेट, एक छोटा सा पोर्टफोलियो, पॉलिसी इंपैक्ट किसी चीज, इन दोनों का भी नहीं है, सिर्फ 2 हैं। और अफसोस के साथ मैं ये कहना चाहूंगा, अफसोस के साथ, कि इन चीजों को बजाय पाकिस्तानी अमेरिकन डायस्पोरा यहाँ पे सोचे कि आगे फ्यूचर में क्या करना है, वो इंडियन अपॉइंटमेंट्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो कहते हैं हमारे साउथ इंडियन तो है ये, हालांकि वो जो हिंदू माइंड सेट है उनकी शक्लें देखना नहीं चाहता, उनके नाम नहीं देखना चाहता लिस्टों में। लेकिन यहाँ पे हमारा जो लिबरल माइंड सेट है, ऐसे ऐसे पाकिस्तानी है मैं समझता हूं जिनमें ये बिल्कुल एक बेवकूफाना सोच है कि वो इंडियन अपॉइंटमेंट्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो कहते हैं देखो जी देखो हम ही आ गए वहां पे। ये नहीं पता कि जब उन्होंने वेटिंग करनी होती है, आपकी शक्लें क्या देखनी, आपके नामों को वो रिजेक्ट कर देते हैं। क्योंकि मोदी ने जो एक नफरत मुसलमानों के लिए एक फैलाई है, चाहे ये बच्चे इंडियन अमेरिकन अमेरिका में पैदा होते हैं, लेकिन वो हेटरेड उनके मां बाप पहले दिन से उनके ज़हन में डालते हैं मुसलमानों के खिलाफ, पाकिस्तानियों के खिलाफ। और मैं हैरान हुआ वाशिंगटन डीसी में ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोग, स्कॉलरली टाइप पाकिस्तानी, दे आर सेलिब्रेटिंग द अपॉइंटमेंट्स ऑफ इंडियन अमेरिकन। और मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बताना चाहता हूं कि मैं जब रिपब्लिकन पार्टी इस दफा कैंपेन में जा रहा था, इस दफा व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ, मेरी वेटिंग प्रोसेस को किया गया था और मेरे 26 ऑब्जेक्शन थे मेरे खिलाफ, जिनमें से 24 ये थे कि मैं कश्मीर के खिलाफ क्यों बोलता रहा हूं। वजह यह थी कि वेटिंग प्रोसेस करने वाले इंडियन अमेरिकन थे। हमारा फ्यूचर आप ये देख लें। आप कह रहे हैं पॉलिटिक्स में हम कहां आएंगे? पॉलिटिक्स में हमने क्या आना है? मुझे फिक्र, मैं 4 बच्चों का बाप हूं, मुझे अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र है। क्यों? क्योंकि इस वक्त कॉर्पोरेट अमेरिका में भी इंडियन छाए हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल देख लें आप, इनके नाम सिंगल आउट किए जाएंगे, इस्लामिक नाम। इनका फ्यूचर, इनके मुस्तकबिल में इनको ग्रो नहीं करने दिया जाएगा। हमारे हालात यहाँ पे ये है। और दूसरा, आपने सबसे बड़ी ज्यादती पीटीआई ने अगले दिन की है, आपकी करंट गवर्नमेंट ने, कि पाकिस्तानी अमेरिकन जो अमेरिका में रहते हैं या ओवरसीज रहते हैं, इनको वोटिंग का हक दे रहे हैं, इनको कह रहे हैं। और खुदा का नाम लो, आपकी तो पहले याद ही कैबिनेट अमेरिकन और ब्रिटिश है। जो 4 दाने यहां बैठे कुछ कर रहे हैं, उनको भी आप पाकिस्तान में दिखा रहे हो कि ऑपोजिशन देंगे तुम्हें, वो भी छोड़ देंगे। आप मुझे ये बताएं ना, मैं चैलेंज, कोई बंदा जो अमेरिकन या ब्रिटिश आपकी कैबिनेट में जाता है, चाहे इस दौर में गया हो, नून लीग में गया हो, चाहे जरदारी, किसी के क्रेडेंशियल्स कभी आज तक किसी ने बताया कि इनके क्रेडेंशियल्स क्या है? व्हाई हैव दे वर गिवन दीज पोर्टफोलियोज? सिर्फ इस वजह से कि इन्होंने एयरपोर्टों पे उठाते हैं इनको, इनके खाने पकाते हैं यहाँ पे और इनको फंडिंग देते हैं। या वो शौकत खानम के लिए क्वालियों के टिकट बेचते थे वो यहाँ पे, और या मेरा मकसद इनके खाने पकाते थे, या इंग्लैंड में पकाते थे, या यहाँ, और इनको पोर्टफोलियो दे के आप रियासत मदीना का मजाक उड़ा रहे हैं। बिल्कुल इतनी बड़ी कैबिनेट बनाकर, वो भी सारे फॉरेन। आप चाइना की बात कर रहे थे ना, वो एस्टेब्लिशमेंट की। आपकी कैबिनेट में इस वक्त कितने मिनिस्टर हैं जो चाइना से पढ़ के आए? आपकी कैबिनेट में जितने करप्शन है, वो किसी का पैसा चाइना में पड़ा? कंट्री आपने बेच दिया चाइना को, अपना पैसा सारा रखते हैं दुबई में। अच्छा, वो बात कर रहे थे आप पैसों की भी, बल्कि कि चाइना आपको क्रेडिट पे दे देता है। जो पैसा अमेरिका आपको देता रहा है, आपने दुबई के प्लाजे ऐसे खड़े कर दिए। आपने 300-300 मकान लंदन में ले लिए। कैसे ले लिए? वो उधार पे थोड़ी लिए, आपने तो कैश दे के लिए। कैश कहां से आई थी? अमेरिका से गई थी। सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप ब्लीडिंग आप खुद ना रोक सके, तो फिर आप लोगों को किस तरह ब्लेम करेंगे?
और चीमा साहब अफसोस के साथ मैं कहता हूं ये ब्लीडिंग 73 साल की है, 1 साल की नहीं है, 2 साल की नहीं है। यहां जो आया दिहाड़ी वार आया, मैं आज अमेरिका में क्यों बैठा हूं, मैं रिजेक्टेड हूं फ्रॉम पाकिस्तान। मैं अपनी 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज अमेरिका की लेके जाऊं, मुझे चपड़ासी ना रखे को पाकिस्तान में। आप उस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। हम लोग यहाँ बैठते हैं, हम देखते हैं पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, क्या क्या जुल्म हो रहे हैं पाकिस्तान के साथ, और ये ब्लीडिंग ना रुके और देयर इज नो रिलीफ इन साइड।